मैं अपनी चाची का बहुत लाडला था और उनकी हमेशा बहुत इज्जत करता था। वो मेरी हर बात मानती थीं। दरअसल मेरी चाची की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और मेरे साथ उनका दोस्त जैसा सलूक था। हमारा तो वो परिवार था जहाँ घर में कोई मर जाता था तो बहू बेटियाँ घूंघट करके उसके पास जाती थीं। लेकिन फिर समय के साथ सब बदलने लगा। रिश्तों में दोस्ती होने लगी। देवर भाभी आपस में दोस्त बनने लगे। घर में भतीजे चाची मामी ताई सब लोग एक साथ रहने लगे और सब कुछ सामान्य हो गया। हंसी मजाक भी हो जाता था, घूंघट भी खत्म हो गए और यह सब कुछ बुरा नहीं था। जब मेरी चाची शादी करके घर आई थीं तो मैंने उनको अपनी भाभी की तरह समझा था, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो इंसान खुश होता है, उत्साहित होता है, उससे ज़्यादा बातें करता है और उसे पूरे घर के बारे में बताता है। वो सुंदर भी बहुत थीं और सुंदर व्यक्ति से वैसे ही किसी का भी बात करने का मन करता है, कोई भी बात करता है। एक ख़ास किस्म की आकर्षण होती है। यह सब कुछ सामान्य है। अब वो किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती थीं तो मैं उनके पास खड़ा हो जाता था। उनको कुछ मंगवाना होता था तो मैं लाकर दे देता था। हम लोग हंसी मजाक कर लेते थे, लूडो खेल लेते थे, कभी साथ बैठकर चाय पी लेते थे। एक वक्त तो ऐसा था जब परिवार में ये बात मशहूर हो गई थी कि शायद मेरा मेरी चाची के साथ कोई अजीब किस्म का रिश्ता है। ये बात परिवार की उस औरत ने फैलाई जो चाची से जलती थी, क्योंकि चाची पढ़ी लिखी थीं, सुंदर थीं, उन्हें अपने आप को सजाना आता था, संवारना आता था। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थीं, बात बहुत अच्छे तरीके से करती थीं, उन्हें हर चीज़ की समझ थी और ये जो परिवार की उनके लिए था, वो चाची को चलता फिरता अजूबा समझते थे। और इसीलिए जब इनको उनके खिलाफ कुछ बोलने को नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि इसका तो आयुष्मान के साथ कोई और तरह का ही चक्कर है। जबकि आप खुद सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा बिल्कुल था भी नहीं। लोगों ने बातें तो बहुत की, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चाची ने सबको यकीन दिलाया कि ये तो मेरे बेटे की तरह है। मैंने भी कहा कि चाची माँ की जगह होती है, चाचा बाप की जगह होता है, तो ये मेरी माँ की जगह है। और अपनी माँ से भी इंसान हंसी मजाक कर लेता है, हंस के बात कर लेता है, तो इसमें क्या बुरा है। एक दिन के बाद से हमें एक दूसरे के सामने शर्मिंदा हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने हमारे रिश्ते को गलत समझा था। हमें तो एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाहिए था, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जब हम लोग गलती पर नहीं थे तो फिर ऐसा क्यों करते। बातें तो हमारे खिलाफ बहुत हुई थीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। आज भी मैंने उनको एक मशवरा दिया जिस पर उन्होंने फ़ौरन अमल किया था। मैं उनको इसी बात की मुबारकबाद देने जा रहा था जब सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मुझे क्या पता था कि उनको दिया हुआ मेरा यह मशवरा मेरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और मेरे ही घर को आग लगा देगा। क्योंकि मेरा नाम आयुष्मान है। मैं अपने परिवार का सबसे सुंदर और जवान लड़का था, सबसे मजबूत और विश्वास भी करता था। मुझे लोग समझदार कहते थे। जब परिवार में कोई शादी होती तो सारे इंतज़ाम मेरे हाथ में दे देते थे। वो बेफिक्र हो जाते थे। उन्हें पता होता था कि अगर काम आयुष्मान के दिल में लगा है तो काम बहुत अच्छा होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वो सब कुछ संभाल लेता था। हर परिवार में एक इस तरह का लड़का होता है और मैं अपने परिवार का इसी तरह का लड़का था। हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरी एक बहन थी जिसकी शादी शहर में हुई थी। मेरे माँ बाप और मैं हम लोग हमारे घर में रहते थे। इसी गांव में मेरी एक चाची भी रहती थीं जिनके पति इस दुनिया में नहीं थे और एक बेटा था जो काफ़ी अजीब सा था, मतलब अपनी ही दुनिया में रहने वाला। उसका नाम राज था। वो उम्र में मुझसे छोटा था। मैं अपनी चाची के घर गया हुआ था और वापस आया तो मेरी माँ ने कहा कि खाना लगा दूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, चाची ने इतना मज़ेदार खाना बनाया था, मैंने तो वहीं बैठकर खा लिया और थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा बनाती थीं और फिर मैं जानबूझकर उनके घर खाने के समय पर ही गया था। वो मुझे बिना खाना खिलाए कैसे भेज सकती थीं। वैसे भी मैं तो बहाना ढूंढता हूँ कि कभी मुझे उनके घर खाना खाने का मौका मिल जाए। उनके हाथ का खाना एक बार खा लो तो पूरा हफ्ता अच्छा रहता है। मेरी माँ मेरी बातें बड़ी गुस्से से सुन रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा नज़र आने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि उस औरत के घर ना जाया कर। मैंने कहा कि क्यों, उनके घर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आखिर वो मेरी चाची हैं। मेरी माँ ने कहा कि तेरा चाचा अब इस दुनिया में नहीं है और हमारा उसके साथ इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं है। अगर तेरा चाचा जिंदा होता तो फिर और बात थी, वो घर में अकेली होती हैं।
मैंने कहा कि अकेली होती हैं तो क्या हुआ, क्या उनको मुझसे कोई खतरा है? आप कैसी बातें करती हो माँ? मेरी माँ समझाने लगी कि जब बहन किसी के घर होती है तो बंदा उसके घर में जाता है, लेकिन अगर उसके घर में दी हुई आपकी बहन इस दुनिया से चली जाए तो फिर भला आपका उससे क्या नाता? इसी तरह जब तेरा चाचा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर तेरा उसकी पत्नी और बेटे के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, उसका बेटा तेरा भाई है, तेरा कसम है। भूल गया वो बात जो पहले हुई थी? मैं इस बात पर हंसने लगा जब मुझे मेरी चाची के साथ बदनाम किया गया था। दरअसल मेरा चाचा उम्र में ज़्यादा था, वो उम्र में कम थी और वो मुझसे कोई 10-12 साल ही बड़ी थी। मैंने कहा कि आपको यह भी तो पता है कि वो बात परिवार की उस औरत ने की थी जो चाची की भी सख्त दुश्मन थी और आपकी भी, यानी कि आपकी ननद। और पूरा परिवार जानता है कि उसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की किरदार पर उंगली की है। आप खुद सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरी माँ की जगह है, जैसे मेरे लिए आप हैं वैसे ही वो भी हैं। मेरी माँ का कहना था कि वो इतनी सीधी औरत नहीं है। मैंने कहा कि आपको बुरी लगी क्योंकि आपकी देवरानी है। मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे बुरी लगती है और मुझे तेरा वहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता है, और अगर मैं तुझे किसी काम से मना कर रही हूँ तो तू मेरे साथ क्यों बहस लगा रहा है? मैंने कहा कि ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूँगा। लेकिन असल बात तो यह थी कि मेरी चाची आजकल बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मुझसे ही अपने दिल की बात किया करती थीं। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनता तो वो किसे कहती? इस परिवार में चाचा को कोई अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि वो एक अजीब तरह के इंसान थे, जिंदगी भर कोई काम नहीं किया। चाची लोगों के कपड़े सिलती थीं और अपना घर चलाती थीं, अभी भी यही कर रही थीं। चाचा ने एक दिन सबसे काफ़ी सारी दौलत ले ली और बाहर के मुल्क चले गए। सबको यह कहकर गए थे कि मैं वहाँ जाकर यह पैसे किसी कारोबार में लगाऊंगा और तुम्हारे सबके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जाकर वो पैसे भी डूब गए। वापस आए तो लोगों ने उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। लोगों को उनके पैसे भी नहीं मिले और उनके मरने के बाद भी कोई उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता था। जाहिर है, जिसने मरने से पहले सारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, उसको कोई अच्छे अल्फाज में कैसे याद करेगा। उन्होंने सोचा था कि बाहर जाकर कोई कारोबार करेंगे तो जो पैसे देगा उससे सबके पैसे डबल करके वापस कर देंगे। लोगों को उनके पैसे भी मिल जाएंगे और उनका कारोबार भी चल पड़ेगा। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि कारोबार में रिस्क होता है। हर किसी का कारोबार ऐसे नहीं चल पड़ता। आज मुझे वैसे भी चाची ने एक बात बताई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए गई थी, लेकिन जब मुझे लड़की पसंद आ गई तो मैंने कहा कि इसको भी साथ ले जाती हूँ। आजकल कौन सा इतना इन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। जैसे ही उसने लड़की को देखा तो सबके सामने उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। राज को पहले यह मसला नहीं था, पर अचानक ही पता चला कि उसे यह मसला है, और हमें यह नहीं पता था कि अगर वो इस तरह से किसी भी लड़की को देखता है तो उसे दौरा पड़ जाता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। वो अपनी दवाई ले लिया करता था तो ठीक रहता था, लेकिन जब किसी लड़की को देखता था तभी ऐसा होता था। अब तो ये ज़्यादा होने लगा था। मेरी चाची कहती थी कि सब कहते हैं इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी शादी करवाऊँ कैसे? अपनी पत्नी को देखेगा और उसके सामने भी ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मिर्गी बड़ी ही अजीब बीमारी होती है। इंसान को जब दौरा पड़ता है तो ऐसा लगता है कि बस वो आंखों के सामने ही रहेगा, लेकिन उसे कुछ हो जाएगा और हाथों से निकल जाएगा। और ऐसा होता भी है। शुरू शुरू में तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि मिर्गी का मरीज़ मर जाएगा, और समझते थे कि किसी भूत ने हमला कर दिया है या पता नहीं क्या हो गया है, और अजीब अजीब तरीके निकाले जाते थे। कोई जूता सूंघाता था तो कोई अजीब अजीब टोने करता था। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं तो फिर आपको एक गोली देता है जो आपको रोज़ खानी होती है, और जिस दिन आप गोली नहीं खाते उस दिन आपको दौरा पड़ने का चांस होता है। लेकिन चाची की ये बात भी कुछ अजीब सी थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसको मिर्गी होती है अगर उसकी शादी करवा दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। पर उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जिस लड़की को देखकर उसे दौरा पड़ जाता था तो फिर वो ठीक कैसे होगा। कल किसी लड़की को पता हो कि यह इस तरह का इंसान है तो वो तो उससे शादी नहीं करेगी। उसके माँ बाप भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ कि किसी तरह इसका इलाज हो जाए। ईट
कोई ऐसी दवाई दे के उसे अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। मैंने चाची को यह तसल्ली दी थी और कहा था कि मैं कल आऊँगा और राज को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ मेरी माँ का कहना था कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं था, इसलिए सोच लिया कि चोरी छुपे चला जाऊँगा। हमारा जो रिश्ता आपस में अजीब हो गया था और लोगों को हम पर शक हो गया था, उसके पीछे हम दोनों की एक गलती थी। मेरे चाचा का काम इस तरह का था कि वो रात को देर से आता था और हमारे घर वालों की आदत यह थी कि वो जल्दी सो जाते थे। मुझे भी रात को चाय पीने की आदत थी और मेरी चाची को भी, तो वो किचन में खड़ी होकर चाय बनाती और मैं भी वहाँ चला जाता। हम किचन में खड़े होकर चाय पीते और इधर उधर की बातें करने लगते। अब घर वालों ने हमें नोट करना शुरू कर दिया कि ये लोग आधी रात को उठ जाते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं और बातें करते रहते हैं। एक दिन हम लोग किचन में ही खड़े थे और हंसी मजाक कर रहे थे जब चाचा काम से जल्दी आ गया। उसने देख लिया और मेरी माँ ने भी देख लिया। उसने कहा कि अपने बेटे को समझाओ, अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता इस तरह का समझा जाने लगा था कि जिस पर कोई भी शक कर सकता था। फिर उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर बना लिए और सब अलग हो गए। हम लोगों ने भी अपना अलग घर बना लिया और जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप ख़ानदान की बातों और सवालों से बच जाएंगे, बल्कि इधर की खबर उधर होना बहुत ज़्यादा आसान होता है और कुछ न कुछ होता रहता है। मैंने अगर 1 से 2 चक्कर और चाची के घर लगा लिए होते तो यह बात भी सारे ख़ानदान में फैल जाती। मुझे कोई ना कोई देख लेता और वो कहता कि यह तो रोज़ वहाँ जाता है। लेकिन अब सवाल मेरे भाई जैसे कज़िन की ज़िंदगी का था। वो बीमार आदमी था, उसे डॉक्टर के पास चेक करवाना बहुत ज़रूरी था। चाची बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक घर को चलाने के लिए उस घर में किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, और उनका बेटा तो ना 3 में ना 13 में। घर में ऐसे 1000 काम होते थे जो वो खुद नहीं कर सकती थी। मैं जाता तो कभी किसी कमरे का बल्ब बदल देता, कभी उनको राशन ला कर दे देता, और कभी घर का कोई ऐसा काम कर देता जो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि जाहिर है अब उनकी भी उम्र होने लगी थी। सारे खानदान को उनसे भगवान वास्ते का बैर था और खानदान में से किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी थी, इसलिए वो बाहर रिश्ते तलाश करती थी। उनको अपने बेटे की शादी करवाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राज से बात करो, उसे थोड़ा समझाया करो, उसकी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। कोशिश की थी, मैंने भी बहुत कोशिश की थी उसके साथ दोस्ती करने की, लेकिन वो वाकई अजीब था। अपनी दुनिया में बिजी रहता था। उसने पढ़ाई में भी कोई अच्छा काम नहीं किया था और नौकरी भी नहीं करता था। शायद वो भी अपने बाप पर चला गया था। हमारे चाचू को भी खानदान वाले अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये एक लापरवाह इंसान है जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जबकि वो सबसे छोटे चाचू थे और बाकी भाइयों ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। मैंने राज को अपने दोस्त के पास ले गया, जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर था। चाची भी साथ ही थी। उनको सब कुछ बताया, उसने दवाई वगैरह दी और कहा कि आराम आ जाएगा। बस आपने एक गोली रोज़ाना खानी है, इस गोली के बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं रहना। जैसे शुगर के मरीज़ गोली पर लग जाते हैं, यूँ समझिए कि ये गोली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाची ने एक और रिश्ता देख लिया। मैंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, आपके बेटे को थोड़ा ठीक होने दें, पर उनका कहना था कि मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मेरी तबीयत का भी आजकल कुछ पता नहीं चलता। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी इसकी शादी हो जाए। हम लोग लड़की देखने के लिए गए तो मेरी चाची ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ जाके हम लोग बैठे थे और लड़की भी सामने आई कि मेरे कज़िन को फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा कि शायद दवाई ने असर कर दिया है, लेकिन अचानक से उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे दौरा पड़ गया। वो सब लोग भी हैरान हो गए और लड़की भी वहाँ से डर के भाग गई। उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। आप भी उन औरतों में से हैं जो ये समझती हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा, पहले आप इसका इलाज करवाएं, इसके बाद इसकी शादी करने के बारे में सोचें। वो लोग तो बदतमीज़ी पर ही उतर आए। मैंने उनको कहा, आप यह बात आराम से भी कर सकते हो। हम लोग रिश्ता देखने आए थे, आपकी बेटी को उठाने के लिए नहीं आए थे। हम भी इज्जतदार लोग हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं साथ था, वरना मेरी चाची तो बातें सुनकर आ जाती और जवाब भी ना देती, क्योंकि वह ऐसे मामलों में घबरा जाती थी। वह लोग तो ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहे थे। उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा था। मेरी चाची ने मुझसे कहा, गुस्सा मत करो,
और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। घर आया तो माँ बहुत परेशान बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ थे? तो मैंने कहा, एक दोस्त का शादी था। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने अपनी माँ से पूछा, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं कैसे लोगों में चली गई है। वहाँ से यहाँ पर आने नहीं देते। जब से शादी हुई है सिर्फ एक दफ़ा आई है और हमें भी वहाँ जाने से मना किया हुआ है। हम लोग भी एक दफ़ा वहाँ पर गए थे तो उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा था कि दोबारा जाने का दिल ही नहीं करता। माँ का कहना था, फ़ोन पर बात होती है लेकिन ऐसा लगता है कि वह कोई बात छुपा रही है, अपनी कोई बात ही नहीं बताती। जब भी मैं कुछ पूछूं कि सब ठीक है तो कहती हैं सब ठीक है, भगवान का शुक्र है। लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं पहचान जाती हूँ कि कोई ना कोई मसला है, लेकिन वह बोलती नहीं है। मैंने कहा, माँ, आप बिला वजह खुद को परेशानी में डाल रही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मसला होता तो वह ज़रूर बता देती। बाकी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और फिर दीदी ने शादी भी तो अपनी मर्जी से की। हमें तो वह शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और न समझ किस्म का आदमी है। लेकिन वह हमारी बहन की पसंद थी, इसलिए हमने उसे पसंद कर लिया। मेरी माँ का कहना था, इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। पसंद की शादियाँ कामयाब नहीं होती हैं, लड़की पर भी दबाव होता है। वह यही सोचती रहती है कि अब मैंने अपनी मर्जी से की है तो मुझे सब बर्दाश्त करना है, और वह इसे निभाने के लिए कुछ भी करती है और सारे जुल्म बर्दाश्त करती है। तो उसने पसंद की शादी की है तो कोई पाप तो नहीं किया ना कि हम कहें तुमने अपनी पसंद से की है तो तुम चुप करके सारा कुछ बर्दाश्त करो। अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हमें ही तकलीफ होगी, और फिर उसके ससुराल वालों को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए कि हमने उसे उसके हाल पर छोड़ा है। ऐसी लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है। वह लोग उसे मुफ्त का माल समझ लेते हैं और जो दिल करता है करते हैं। मैंने भी संयुक्त परिवार में समय बिताया है बेटा। ऐसी औरत बेचारी कहीं भी नहीं रहती, दिन रात रोती रहती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी हो। कोई भी माँ नहीं चाहेगी। हमारे खानदान में यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि मेरी बहन ने पसंद की शादी की थी, वरना खानदान वाले हजारों बातें करते। माँ परेशान थीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। अगर कोई बड़ा मसला होता तो दीदी ज़रूर हमें बताती। अगर उन्होंने पसंद की शादी की थी तो हमने भी उनका साथ दिया था। हमारा उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा है। ऐसा नहीं था कि जो पसंद की शादी कर ली तो हमने कहा कि बस अब तुम अपने घर और हम अपने घर और हमारा जीना मरना ख़त्म। बल्कि हमने तो इस बात को छुपाया था और पूरे ख़ानदान में ये मशहूर कर दिया था कि शादी हमारी मर्ज़ी से हुई है। मेरी चाची परेशान हो गई थी क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में फैलने लगी थी। जब इस तरह के एक दो तमाशे हो गए तो उनकी कहानियाँ बन गईं और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया। लोग इस तरह का किस्सा बहुत खुशी से सुनाते थे कि लड़का लड़की को देखने के लिए गया और लड़की को देखते ही उसे अजीब तरह का दौरा पड़ गया। यह बात बहुत तेज़ी से फैल रही थी। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान को दौरा पड़ता है, जिसको अंग्रेज़ी में फिट कहते हैं। इस तरह की कहानियां लोग बहुत शौक से सुनते हैं कि फलां को दौरा पड़ गया, ऐसे दौरा पड़ गया, वैसे दौरा पड़ गया। लेकिन जब दौरा पड़ता है ना तो कैसा फील होता है, ये उसी आदमी को पता होता है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है या फिर उसके साथ रहने वाला होता है। तो इसलिए ये कोई मजाक नहीं होता। मेरी चाची ने कहा, मेरी किस्मत ख़राब है, पति ने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और बाकी की ज़िंदगी बेटे की फ़िक्र में बर्बाद हो जाएगी। मेरी चाची को किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने बेटे की शादी किसी विधवा औरत से करवा दें तो फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा, यह मशवरा किसने दिया है? उन्होंने कहा, मुझे तो यह एक ऐसी औरत ने बताया है जो लोगों पर जादू और तावीज़ वगैरह करती है। मैं उसे जानती तो नहीं हूँ, लेकिन वह किसी के घर में बैठी थी और मैं वहाँ गई तो उसने इस तरह का मशवरा दे दिया। अब तुम ही बताओ, मैं अपने जवान बेटे की शादी किसी विधवा औरत से कैसे करवा सकती हूँ? ठीक है कि वह बीमार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शादी एक विधवा औरत से करवा दूँ। वह बीमार है, उसको बीमारी है, उसकी कोई गलती तो नहीं, कोई गुनाह तो नहीं किया है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर इस तरह से किसी लड़की के साथ शादी करवाई जाए। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरा बेटा जवान है, खूबसूरत है, दिमाग से थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं है, कोई उसका पाप तो नहीं है जिसकी उसे सज़ा दी जाए।
ऐसा तो अगर दिया गया तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी और वह ठीक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। वह मुझसे भी नफ़रत करने लगेगा। मैं कैसे उसकी शादी किसी ऐसी औरत से करवा सकती हूँ जो पहले से किसी मर्द के साथ रह चुकी है? मेरे बेटे के अंदर कोई बुराई तो नहीं है। मेरी चाची ने रोना शुरू कर दिया। उनके बेटे के अंदर वाकई कोई बुराई नहीं थी। ना तो वह नशा करता था, ना ही झूठ बोलता था, ना ही उसके साथ किसी का कोई गलत ताल्लुक था। उसने तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखा था। बस वह अपनी दुनिया में बिजी रहता, और इसकी वजह भी शायद उसकी बीमारी थी कि वह खुद को बाकी लोगों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने के काबिल नहीं समझता था। मैंने कहा, इस औरत ने शायद आपको कुछ और ही सोच के यह मशवरा दिया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि यह बात बिल्कुल ठीक है। मेरी चाची ने हैरान होकर मुझे देखा। तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, औरत जब किसी से शादी करती है और शादी के 1 या 2 साल बाद उसका पति इस दुनिया से चला जाता है तो वह औरत बूढ़ी नहीं हो जाती, लेकिन दोबारा से उसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी करवा दें जिसका पति इस दुनिया से जा चुका हो और उसे भी किसी से शादी करने की ज़रूरत हो, तो ज़रूर समझौता कर लेगी, क्योंकि शादी हो गई तो कौन सा हर दिन उसे दौरा पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर्दों को और भी दिक्कत और बीमारियां होती हैं। कोई दिल का मरीज़ होता है, किसी की टांग में प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई और बड़ी बीमारी होती है। तो क्या उनके साथ औरतें गुजारा नहीं करती? यह भी तो एक बीमारी है। इस बीमारी में यह अजीब बात है कि इंसान डर जाता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। समझता है शायद यह पागल है, यह उस पर किसी भूत प्रेत का साया है, लेकिन असल में तो यह भी एक बीमारी है। अगर इसकी दवाई लेते रहें तो सब कुछ ठीक रहता है। आप अगर किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं तो वह उसका भी ख्याल रखेगी और आपके घर को भी संभालेगी। देखें, एक लड़की की शादी आजकल एक बार बड़ी मुश्किल से होती है, और अगर वह विधवा हो जाती है और फिर दोबारा से उसकी शादी होती है तो उसके लिए यह दूसरा मौका आता है। फिर वह किसी भी वजह से यह दूसरा मौका हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि किसी भी औरत की तीसरी दफ़ा शादी होना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए अगर उसको यह पता होगा कि मेरे पति को द्वारा पड़ने की बीमारी है तो फिर भी गुजारा कर लेंगी। उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बात है, लेकिन उसको साथ ही घर भी तो मिलेगा, पति भी तो मिलेगा। मेरी चाची ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, क्या तुम अपने लिए ऐसी औरत को पसंद करते हो? मैंने कहा, देखें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी चाची ने कहा, हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा, आप भी ज़माने की ज़बान बोल रही हैं। आप भी उन औरतों में से हैं जो किसी भी औरत को अच्छा नहीं समझती। अभी आपने कहा कि मेरे बेटे को बीमारी है, तो इसका क्या कसूर है जो उसको सज़ा दी जाए? तो इसी तरह अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत का क्या कसूर है? उसको इस बात की सज़ा क्यों मिलती है? मेरी चाची लाजवाब हो गईं और कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, पर दिल नहीं मानता। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाना चाहती हूँ। इसको भी साथ लेकर जा रही हूँ। वहाँ जाकर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ को यह पसंद नहीं है। वह तुम्हें ज़रूर मना भी करती होंगी। जी बेटा, मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई बुरा रिश्ता नहीं था। बस मैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वह मुझसे झगड़ा करती थीं। औरतों की फितरत होती है, तुम इसको समझ नहीं पाओगे। इसका भी कसूर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम रिश्तों से नफ़रत करना अपना हक समझ लेते हैं। जैसे एक सास अपनी बहू से कभी भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि उसने समाज में ही सब कुछ देखा होता है और वह भी इसको अपना फ़र्ज समझ लेती है, और बाकी समाज भी अपना किरदार अदा कर देता है। कोई भी मोहब्बत को नहीं फैलाता, सब नफ़रत फैलाते हैं। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना। मेरा इरादा है कि 1-2 महीने वहीं पर रहूँगी। मैंने कहा, ठीक है, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप वैसे भी आजकल बहुत परेशान हैं। चाची ने कहा, हमेशा खुश रहो, जीते रहो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी ज़रूर तुमसे करवा देती। इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, फिर तो काश आपकी कोई बेटी होती। वह भी हंसने लगीं और कहा, मैं सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगी। उनको वहाँ गए 1 महीना हुआ था जो हमें यह खबर मिली कि उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी माँ ने कहा, देखो, बेटे की शादी कर दी और तुम्हें बताया तक नहीं। बड़े तुम सगे बन रहे थे। मैंने कहा,
शादी किसी बहुत जल्दी और मजबूरी में हुई होगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसकी शादी हो गई है। मैं तो शहर जा रहा हूँ अपनी भाभी को देखने, आप भी मेरे साथ चलें। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी देखना है कि किसके नसीब फूट गए हैं। मुझे मेरी माँ की सोच से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। हम लोग अगले ही दिन शहर जाने के लिए तैयार हो गए। वही शहर था जहाँ मेरी बहन की शादी हुई थी, इसलिए शायद मेरी माँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे हमें उनके घर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे बहनोई ने कहा था कि हमारे घर कोई नहीं आए, पर मेरी माँ के दिल में हसरत थी कि शायद हम मिल पाएं, इसलिए वह भी खुशी खुशी मेरे साथ ही रवाना हो गईं। कभी कभी उत्सुकता इंसान से वह कुछ करवा लेती है जो हालात और ज़माना नहीं करवा सकता। मेरी माँ कभी भी रात की शादी में ना जाती या उसकी पत्नी से मिलने आ जाती, लेकिन उनको देखना था कि लड़की कैसी है, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गईं। उस शहर में मेरी चाची के भाई का घर था, वहीं पर मौजूद थीं। घर को देखकर लगता था कि शादी सादगी से हुई थी। हम लोग अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने हमें बैठक में बैठा दिया। हम लोग सुबह जल्दी में पहुंच गए थे। थोड़ी देर के बाद चाची आईं, बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थीं। मैंने भी उनको मुबारक दी और अम्मी ने भी कहा, चलो, हमारे बेटे की शादी हो ही गई, अब आगे भगवान अच्छा करे। मैंने चाची को मुबारक दी और मैंने कहा कि भाभी से मिलवाएं। जब चाची ने अपनी बहू को बुलाया तो हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी अपनी बड़ी बहन थी। हमने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, ये आखिर कैसे हो सकता है। जब हमारी चाची ने हमें बताया कि आपकी बहन का पति इस दुनिया से चल बसा है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको अपने पास रख के बैठे थे ताकि उनको मुफ्त में नौकरानी मिलती रहे। मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। उसने कहा कि किसी को भी इस बारे में ना बताना, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। लेकिन मेरा भाई भी तो पुलिस में है। मैंने अपने भाई की मदद से उसको वहाँ से बाज़याब करवाया और तब से यह यहीं रह रही थी, लेकिन अभी भी बहुत डरी हुई थी। और फिर इसकी शादी मैंने अपने बेटे से करवा दी। अब ये मेरी बहू है। तुमने ठीक कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी औरत से करवाऊंगी जो उसे संभाल लेगी। आज उनकी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं और भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक है। 3. मेरी यह बहन मेरे बाबूजी से नहीं थी, बल्कि मेरी माँ के पहले पति से थी, जो इस दुनिया से जा चुका था। इसलिए वह मेरी सगी बहन नहीं थी और वह राज की भी सगी कजिन नहीं थी। हम लोग हैरान थे, लेकिन मेरी माँ की सोच बदल गई थी क्योंकि मेरी चाची ने मेरी बहन की मदद की थी। उन्होंने उसे उन बुरे लोगों की गिरफ्त से निकाल दिया था और उसकी शादी भी करवा दी थी, नहीं तो इस ज़माने में उसे क्या इज्जत मिलती। मेरी बहन ने बड़े दुख झेले थे। मेरी माँ ने मेरी चाची से माफ़ी मांगी और मेरे कज़िन को भी अपना दामाद कबूल कर लिया। मैंने भी चाची से कहा कि आपने वाकई में बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मेरा ये कज़िन मेरी बहन को पसंद करता था, लेकिन उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। अब वह फिर से उसी के नसीब में आ गया था और शादी के बाद उसकी हालत काफ़ी बेहतर रहने लगा था। कभी कभी इसके साथ मसला बन जाता था, लेकिन तब भी मेरी बहन उसे अच्छे तरीके से संभाल लेती थी। वह उससे उम्र में थोड़ी बड़ी भी थी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद वो लोग वापस गांव में आ गए और यहाँ पर ही रहने लगे। अब हमारा आपस में रिश्ता भी बदल गया था। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मेरी बहन भी खुश थी और उसने पूरी बात बताई कि वो लोग बहुत बुरे थे, वो बहुत बुरे हालात में थी। ये 2 साल उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, पर उसका पति फिर एक एक्सीडेंट में गुजर गया और उसके बाद ससुराल वालों ने उसे और भी ज़्यादा अकेला समझा। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि चाची ने उसे वहाँ से बचा लिया। वह कहती थी कि अब वह खुश है और उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। वह कहती थी कि जब से मेरी शादी राज के साथ हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत अच्छा कर्म किया था जिसका मुझे फल मिला है और भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे खुशियाँ दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी माँ जब उसे खुश देखती थी तो वह भी खुश होती थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें